हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए चीट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है मैकेनिक्स। हाँ भैया, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब पूरी मैकेनिक्स, ठीक है। तो JEE 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई एग्जाम आप देने वाले हो, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए इसी प्रिपरेशन को बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अगली छोटी सी वीडियो में कि पूरी मैकेनिक्स में कम से कम इन टॉपिक्स को तो आप पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। वैसे तो भाई साहब आप सब लोग जानते ही हो कि मैकेनिक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छे तरीके से आपने पिछले 1 साल में या 2 साल में मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ा है। ये काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है, कितने अच्छे से पढ़ाया गया इस बात पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों चीजें हैं। तो लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूं कि एक मिनिमम क्राइटेरिया तो है, कम से कम इतना तो पढ़ के जाओ, ठीक। क्योंकि जे मेंस का एग्जाम है, जे एडवांस का एग्जाम तो है नहीं ये वाला। तो कम से कम भैया इतना तो पढ़ के जाओ कि इतना करके चले जाओ, और इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो वो बेयर मिनिमम वाला जो पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे ऊपर भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है मैं केवल यही बोलूं इतना इतना पढ़ के आओ। ज्यादा से ज्यादा तो आप जितना पढ़ो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम इतना तो आप करके जाइएगा जो मैं आपसे यहाँ से कहने वाला हूँ। बिलीव मी, जो मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ, जिन टॉपिक से नाम मैं यहाँ पे दूंगा, अगर आप उस हिसाब से आपने अगले 3-4 दिनों के अंदर उसको कवर कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर आप जो है जेईई में कर सकते हो। सबसे पहले तो बात आती है कि सर रिवीजन कैसे करें मैकेनिक्स का। तो देख, मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से लेकर रोटेशन के बीच में। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटोमाटर, रोटेशन। ये आप ऐसा ना सोचे कि रोज ये मान के चले भाई आज मैं ये खत्म करूंगा, आज मैं ये खत्म करूंगा, आज ऐसा ऐसा बिल्कुल ना सोचे। आप ये मान के चले कि कंप्लीट एक चैप्टर है और इसको आराम से कम 4 दिन आप इसको दीजिए। मान के चलिए भाई 4 दिन में आपको एक चैप्टर खत्म करना है जिसका नाम है मैकेनिक्स। क्लियर है। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से जो है, जो सर ने आप लोगों को पढ़ाए होंगे उन क्लास नोट्स को बड़े बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज करने हैं। जितने लंबे चौड़े लंबे लंबे सवाल हैं वो आप चाहो तो अभी स्किप कर सकते हो। तो पहले मैं बात करता हूँ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मैं शुरुआत करता हूँ पीछे से, मतलब रोटेशन मोशन शुरुआत करते हैं फिर पीछे की तरफ चलेंगे। आई नो रोटेशन मोशन जो है काफी बच्चों को बहुत इश्यूज रहते हैं उसमें, काफी बच्चों को वो डिफिकल्ट लगता है, काफी बच्चों को उसमें जो है प्रॉब्लम्स रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के जाओ, ठीक। अब कम से कम कुछ नहीं तो एक काम कर ले, इंक्लाइन प्लेन पे अगर किसी गोल गोल बॉडी को छोड़ देते हो तो उसका फॉर्मूला याद कर ले कि भाई साहब एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता था, ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक। अगर आपने चुपचाप ये फॉर्मूला भी याद कर लिया तो इस पे भी काफी सवाल पूछे गए हैं कि भाई साहब इंक्लाइन प्लेन में ऊपर से हम लोगों ने किसी गोल गोल बॉडी को छोड़ दिया, चाहे डिस्क हो, चाहे रिंग हो, चाहे स्फीयर हो, तो बताओ नीचे कितनी देर में आ जाएगी। मगर अगर आपने एक्सलेशन निकाल लिया, ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर में आई की वैल्यू पुट करके एक्सलेशन निकाल लिया, तो एस बराबर टी प्लस हाफ एट स्क्वायर निकाल के आप बता सकते हो कि भाई साहब वो कितनी कितनी देर में नीचे आएगा। या मैंने डिस्क को रिंग को छोड़ दिया है, डिस्क रिंग स्फीयर सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर इस टाइप की बॉडी छोड़ दी, कौन पहले नीचे पहुंचेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते थे वो एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर रिपीटेडली सवाल पूछे गए हैं। जे मेंस नहीं पूछा है और जे एडवांस ने भी पूछा है, ठीक। नीचे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक। चुपचाप बी स्क्वायर बराबर उसका प्लस 2s वाला फॉर्मूला लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा आपका। और ओमेगा कितना होगा, वी बराबर आर ओमेगा, क्योंकि भाई साहब इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रोटेशन में जो है वो है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम। किसी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस एम बी होता है, तो इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस पे सवाल पूछे गए। इसके लिए आप रोटेशन ना भी आता हो आपको तो भी आप ये सवाल कर सकते हो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आप लोग जो है मैथमेटिक्स में वेक्टर में पढ़ चुके हो अच्छे तरीके से, ठीक। ये 2 पोर्शन हो गया। फिर कुछ क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले आप लोग एक बार ये देख लीजिएगा, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस एम भी होता है और किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो होता है फिक्स एक्सिस का अबाउट जो होता है वो आई इनटू ओमेगा होता है। तो इस पे जो कंजर्वेशन वाले सवाल होते हैं कि भाई साहब हमने सपोज एक डिस्क घूम रही है, 2 पार्टिकल उसके एंड पे रख दिए हैं, तो बताओ ओमेगा कितना होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक बार जरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोलिजन वाले सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोलिजन मतलब फ्री वाले कोलिजन मत कीजिएगा। फ्री मतलब जो सीआरटीएम में कोलिजन होता है वो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, बिंदास छोड़ सकते हो। लेकिन जो फिक्स एक्सिस वाले कोलिजन होते हैं इसमें एक रॉड है फिक्स करके लटका दिया गया, पार्टिकल आके चिपक गया, टकराया, हो सके तो एक बार इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो यहां से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा ही तो है, ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर आर्टिकल भी नहीं है। 1 से 2 लेक्चर में, अब 1 से 2 घंटे में आप तमीज से पढ़ोगे तो बढ़िया तरीके से उसको कवर कर लोगे। सारे पार्टिकल्स के जो सारी जो बॉडीज है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और पहले परपेंडिकुलर थ्योरम के जितने पीवाईक्यू आए हैं वो एक बार पीवाईक्यूज आप लगा लीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि भाई साहब डिस्क में से डिस्क निकाल दिया तो क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लोकेशन ऑफ सेंटर मास के केस में भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कम से कम इतना तो आप करके जाओ। बाकी टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ होता है, इसकी भी एक बार प्रिपरेशन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और इक्विलिब्रियम के सवाल भी पूछे गए हैं जिसमें आपसे नेट टॉर्क 0 करना होता है और नेट फोर्स 0 करना होता है, खत्म कहानी। इसके बाद फिर कुछ सवाल आपके ऐसे होते हैं जो एनएलएम से रिलेट करते थे, जैसे पुलिस सिस्टम होता था। वहां पे हम लोग एनएलएम में जब पुलिस सिस्टम पढ़ते थे तो
एक्सेलरेशन क्या लिखते थे? सपोज मैं बोलूं एक पुली है, यहां मास m2 लटका दिया, यहां m1 लटका दिया, तो आप एक्सेलरेशन बोलते थे m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो इस प्रकार के वहां जितने क्वेश्चन होते हैं वो सारे सवाल आपके यहां भी बन जाते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं करना होता था, बस i अपॉन r स्क्वायर का टर्म और ऐड हो जाता था डिनोमिनेटर में। जो बच्चे पढ़ते हैं इस बार, जिन बच्चों ने आर्टिकल पढ़ा होगा मेरी बात समझ गए होंगे, तो वो जाके एक बार अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे भी सवाल पूछे गए हैं। रोटेशन का इतना तो आप करके जाओ कम से कम। फिर आता है सेंट्रोमास। सेंट्रोमास में सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से, जिसका नाम है कोलिजन। बढ़िया तरीके से आप कोलिजन की प्रैक्टिस कीजिएगा कि लास्ट कोलिजन है तो बता दो मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की डेफिनेशन हम कैसे लगाते हैं। मैं तो बोलूं खूब पेन कॉपी लेके जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको दिखे, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, या ऑब्लिक कोलिजन हो, या फिर जो इसकी प्रैक्टिस आप बढ़िया तरीके से करके जाना। इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है आपको, केवल दो ही क्वेश्चन के साथ खेलते हैं अक्सर हम लोग, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी ई की डेफिनेशन। इसमें अगर आप सवाल गलत करोगे तो सवाल गलत तभी होगा जब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, आप इक्वेशन को सॉल्व करने में आपने गलती कर दी। तो इसके लिए आप बढ़िया तरीके जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से करके जाएं, ताकि जब वहां पे कोई सवाल आए तो अच्छे से कर पाए। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो जेईई मेंस का जो कि फेवरेट है, जिसका नाम है हीट लॉस या एनर्जी लॉस, तो वो प्लीज आप देख लीजिएगा कि वो कह देगा भैया ई की वैल्यू हाफ है तो बता दो कोलिजन हुआ है तो बता दो एनर्जी लॉस कितनी होगी। ऑल दो एनर्जी लॉस का एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला भी आप याद करके जा सकते हो, जो हाफ म्यू बी रिलेटिव का स्क्वायर वन माइनस स्क्वायर टाइप्स का जो फॉर्मूला होता था, वो भी आप हो सके तो जाके देख के जा सकते हो। तो कोलिजन चाहे कैसा भी हो, कैसा ही मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा गया, एक रुका हुआ पार्टिकल दूसरा पार्टिकल उससे आके भिड़ गया, ऑब्लिक कोलिजन हो गया, वी वेलोसिटी के साथ एक पार्टिकल जमीन पे टकराया और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है तो ई भी से उठ गया। इस प्रकार के जितने भी कोलिजन है, मैं तो बोलूं जितने भी सवाल आपको क्लास में कराए गए हैं, सारे क्वेश्चन को सुकून के साथ बढ़िया तरीके से लेके बैठना। 2 घंटे भाई साहब, मैं 2 घंटे लेके बैठेगा, मैं सारे सवाल करूंगा कोलिजन के, ठीक। जितना आपको कराया गया वो क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे भाई साहब, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर से आया और दोनों टकरा गए। अब बताओ, मोमेंटम कंजर्व करके आपने भाई साहब फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, ठीक। उसके बाद हीट लॉस या एनर्जी लॉस निकाल लिया। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हम कोलिजन में बढ़िया तरीके से आप वहां पे पढ़ के जाइएगा, ठीक है भाई साहब। उसके बाद फिर थोड़ा सा न्यूटन फर्स्ट लॉ को और सेंट्रोमास को रिलेट करके कुछ ग्राफ के सवाल भी आ जाते हैं। जैसा आपको पता है कि F बराबर होता है dp बाई dt, इसका मतलब P वर्सेस T का जो स्लोप होगा फोर्स होगा, और dp बराबर हो जाएगा F डॉट dt, मतलब चेंज इन मोमेंटम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F dt। तो इसका मतलब फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, उसका जो एरिया अंडर कर्व होगा वो आपको चेंज इन मोमेंटम देगा। तो इस पे भी सवाल आ सकते हैं। वो आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछने की बजाय हो सकता है तुझसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ ले। तो इसका मतलब ये मत कर देना कि चेंज इन मोमेंटम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में वो डायरेक्ट जैसे काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, इस तरह की सिली मिस्टेक मत कर देना। मतलब सुकून से पढ़ना कि भैया फोर्स वर्सेस टाइम का एरिया अंडर कर्व दे रखा है, तो इसका उसका एरिया देगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब वहां से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, और अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता चल गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल गई और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिर सेंटर ऑफ मास के लोकेशंस वाले सवाल जो आते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बटा m1 प्लस m2 प्लस m3, या m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m, इस प्रकार के क्वेश्चन की भी रफ कॉपी भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास के लोकेशन पता होना चाहिए। तो सारी लोकेशंस को एक बार जरा देख लीजिएगा, किस किस का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है जरूर। और स्पेशली जैसे जो है होलो कोन हो गया है, ठीक है, इनके सॉलिड कोन हो गया है, और जो है हेमिस्फीयर हो गया है, होलो सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया, इनको तो जरूर देख के जाना, क्योंकि इनके सेंटर ऑफ मास थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। अब देख आर्क है, आर्क का 2r अपॉन पाई, और सेमी डिस्क आर्क मतलब समझ रहे हैं, सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ 2r अपॉन पाई दूरी पर होता है, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r अपॉन 3 पाई पर होता है। ये सबको याद होता है, तो आई डोंट थिंक कि ये आपसे पूछेगा। लेकिन कभी होलो स्फीयर दे दे आपको और सॉलिड स्फीयर दे दे, वहां आपसे होलो हेमिस्फीयर, सॉरी होलो स्फीयर हेमिस्फीयर या सॉलिड हेमिस्फीयर देते, तो वहां आपसे जो है थोड़ा वो कंफ्यूज कर सकता है कि भाई साहब बताओ 3r/8 किस में होता था, r/2 किस में होता था। तो इसके लिए एक बार ये अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। बाकी ये वाले क्वेश्चन भी खूब आते हैं कि डिस्क में डिस्क निकाल के फेंक दिया, तो बताओ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। अब या फिर ये भी हो सकता है कि भाई साहब उसने स्फीयर में से स्फीयर निकाल के फेंक दिया, ऐसा भी हो सकता है। ऑल्दो स्फीयर में से स्फीयर निकालने वाला पार्ट जेईई एडवांस ने तो पूछा है, जेईई मेंस ने नहीं पूछा है। तो अगर आपको समय मिले तो इसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से करके जाइएगा। तो सेंटर ऑफ मास में मेजॉरिटी जो मोस्ट ऑफ द पार्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है बेटा, वो आपकी यहीं से है, कहां से, कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से और कोलिजन से। उसके बाद जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सेंटर ऑफ मास को बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हैं, लेकिन जेईई मेंस में अक्सर इस पर इतने ज्यादा सवाल पूछता नहीं है, वो यहीं से ही पूछ लेता है। ज्यादा से ज्यादा हद से हद अगर कुछ और पूछेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्क थ्योरम को मिक्स करके सवाल पूछ सकता है, और वो भी डायरेक्टली फॉर्मूला ओरिएंटेड, ज्यादा बिना घुमा फिराए। तो
इसलिए सेंटर ऑफ मास में जितने बच्चे कोटा में, पटना में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर को आप मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ें। जेई एडवांस लेवल तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लास में तो हम लोग जेई एडवांस तक खूब जाते हैं, लेकिन मेंस वाला जो है वो केवल यही पूछ के खुश हो जाता है भाई। ठीक, उसके बाद पीछे चलते हैं थोड़ा सा, फिर आता है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले भाई साहब पावर पढ़े। जेई मेंस का बहुत फेवरेट है पावर भाई साहब, ठीक है, वो हमेशा पावर को लेके वो सवाल कहीं से भी बना सकता है। वो हो सकता है कि पावर क्या होता है, dw/dt, तो हो सकता है कि भाई साहब वर्क डन का कुछ फंक्शन देकर डिफरेंशिएट करवा ले, या एफ डॉट भी हो सकता है वो तुझे फोर्स दे दे, ठीक है, और वहां तुझसे मेहनत करवा ले कि भाई साहब फोर्स दे दिया, मास दे दिया, मतलब एक्सप्रेशन आ गया, उसको इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर देगा तो एफ डॉट भी तो पावर आ जाएगी। मतलब कहीं से भी यहाँ पे फॉर्मूला के साथ वो खेल सकता है। तो यहाँ पर जेई मेंस है, फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो पावर वाली चीजें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पावर में हो सकता है थोड़ा और गेम खेल दे कि भाई साहब रेट ऑफ बीइंग वर्क डन इस्तेमाल कर ले, या किस रेट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, किस रेट से काइनेटिक एनर्जी घट रही है, इस टाइप के कुछ टर्म्स इस्तेमाल करता है, तो वहां पर डिफरेंशिएशन वाले बेस सवाल है, उसकी बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम पे एज सच हम लोग क्लास में जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी में, वर्क नहीं थ्योरम, लेकिन यहां पे थोड़े से उससे सवाल कम पूछे जाते हैं और डायरेक्टली 2-2 3-3 लाइन के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप एक बार पीवाईक्यूज पे जाइएगा, और पीवाईक्यूज में लास्ट के जो 4-5 साल के जो आपके वर्क पावर एनर्जी के जो पीवाईक्यूज पूछे गए वो एक बार आप लगा लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब ऐसे लंबी चौड़ी वर्क एनर्जी थ्योरम वाले सवाल आपसे यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं, आपसे सीधे या तो सिंपल फोर्स का वर्क डन में इंटीग्रेट करवा लिया, एरिया अंडर कर्व दे दिया, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर कर्व आपको जो है वर्क डन बाय देता है। ठीक, तो इस टाइप के सवाल आपसे वो पूछ सकता है, जो कि उसने रिपीटेडली पूछे हैं। मतलब वर्क पावर एनर्जी में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जेई मेंस का फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो जेई एडवांस जैसा नहीं है। जेई मेंस वाला थोड़ा सा फॉर्मल ओरिएंटेड होकर चीजें पूछ लेता है कि भाई साहब रिजल्ट ओरिएंटेड, कि आपको क्या रिजल्ट पता है या नहीं पता है, कि सपोज फोर्स वर्सेस एक्स का जो है उसने ग्राफ बना के दे दिया, सिंपल सवाल है, ठीक, आप सब लोग कर लोगे, लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी ऐसी कर देगा वो, और कह देगा भाई साहब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बता दो, तो आपको ही पता है यार कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है भाई साहब, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स की वजह से हो सकता है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी पूछ ले या फाइनल मोमेंटम पूछ ले, बस इन्हीं के इर्द गिर्द वो यहाँ पर चीजें खेलता रहता है। तो एक बार इनकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद जो है स्प्रिंग पे भी कुछ सवाल पूछे गए कि भाई साहब स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर होता है, तो इस तरह के कॉमन से सवाल कि भैया 5 सेंटीमीटर खींचा तो इतना वर्क डन करना पड़ा, तो बताओ अगले 10 सेंटीमीटर और खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम पे आई थिंक आधा घंटा बैठ के जो है जो कॉमन से स्टैंडर्ड सवाल है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप जैसे कि कोई एक ब्लॉक आया स्प्रिंग है, तो बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा, मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा, तो मैक्सिमम एलोंगेशन मैक्सिमम कंप्रेशन के जितने भी सवाल क्लास में आपको कराए गए हैं वो एक बार रफ कॉपी पे लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर उससे के बाद थोड़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवाल होते हैं कि भाई साहब लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दे दे कि भाई साहब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। आई होप ये सब आपको आता ही होगा कि अंडर रूट 5 GR वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए और अंडर रूट GR वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए। तो इस पे एक बार वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे कोई एक दो सवाल लेके आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें कुछ सिली मिस्टेक से भी बचिएगा, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हो कि जो है लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, तो आप बोलोगे अंडर रूट 5 GR, लेकिन वहीं भी ये ध्यान से देख लेना कि पता चला कि रस्सी की वजह उसने रॉड दे दिया हो, मासलेस रॉड दे दिया हो, ठीक है, वो कहते हैं भाई साहब एक मासलेस रोड है और नीचे एक मास है, अब बता दो उसको कितनी वेलोसिटी दे दे कि भाई साहब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। अब आंसर अंडर 5 GR नहीं होगा, अब कुछ और होगा अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल को जस्ट ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि रॉड है वो। अब रॉड और धागे में तो अंतर होता है ना, धागे में तो भाई साहब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो करना पड़ा था हम लोग, रॉड है तो रॉड का मतलब एक रिजिड टाइप की रॉड होगी ना एक तरीके से, तो इसका मतलब पार्टिकल को आपको जस्ट हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इस टाइप के जितने सिली मिस्टेक्स वाले सवाल हैं वो एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद फिर चलते हैं सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा बैंकिंग ऑफ रोड वाले, उसमें 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहले तो लेवल रोड पे कि भाई साहब गाड़ी जा रही है या साइकिल जा रही है, बाइक जा रही है और रेडियस 10 मीटर है ट्रैक की, तो बताओ भाई साहब घूमेगा तो कितना म्यू चाहिए, मिनिमम फ्रिक्शन कितना रिक्वायरमेंट है, वेलोसिटी कितनी हो कि भाई साहब घूम जाए, जिसमें हम लोग म्यू mg बराबर mb स्क्वायर बाई आर करके v बराबर जो है अंडर रूट म्यू जी आर टाइप का जो रिलेशन आता था वो आप जो है एक बार इस पे भी सवाल आप कर लीजिएगा। सवाल इसी प्रकार दिया होगा, देयर इज अ लेवल हॉरिजॉन्टल रॉड, ठीक है, एक आदमी जा रहा है भाई साहब और रेडियस दे दिए 10 मीटर पर सेकंड, बता दो भाई साहब कम से कम कितनी वेलोसिटी हो कि वो सेफली टर्न कर जाए। तो इसमें करना कुछ नहीं होता था, म्यू mg बराबर mb स्क्वायर बाई आर करना होता था, पहला प्रोफाइल हो गया। दूसरा बोला बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीधा उसका फॉर्मूला याद रख लो कि भाई साहब बैंकिंग ऑफ रोड में
दो वेलोसिटी आती थी, एक आती थी बी मैक्सिमम, एक आती थी बी मिनिमम। बी मैक्सिमम क्या आती थी अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव, और बी मिनिमम क्या आती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस फाइव। थीटा क्या होता था वो एंगल दे रखा है, फाइव क्या होता था सर टेन फाइव बराबर म्यू एस, जो कि आप जानते ही हो म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस पे बेस जो है फॉर्मूला पे सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, और इस पे जो है और डिटेल में तो खैर पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा है नहीं, लेकिन अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो फिर टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी वाला जो फॉर्मूला था वो भी एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, सर्कुलर मोशन के बाद उसके बाद अगर पीछे आए तो एटी और एसी निकालना सीख जाइएगा, और आरओसी मैं फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूँ। आरओसी होता था बी स्क्वायर बाई ए एन, ठीक, तो इसका मतलब बी होती थी वहां पर स्पीड, ए एन होता था नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो कैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालते हैं ये आप रफ कॉपी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मतलब कि निकालते कैसे थे सर, एक होता था एक्सेलरेशन वेक्टर, एक होता था वेलोसिटी वेक्टर। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ होता था उसको बोलते थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वेक्टर में सीखते हैं हम लोग, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस बेटा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार ये सवाल आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप वैसे क्वेश्चन भी कर सकते हो कि पार्टिकल है प्रोजेक्टाइल मोशन में पत्थर को फेंक के मार दिया, और फेंक के मार दिया भैया किसी टाइम पर बता दो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। अब आप किसी टाइम पर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी निकालना सीख गए हो, निकाल सकते हो, और एक्सेलरेशन आपको पता है, तो वेलोसिटी पता है एक्सेलरेशन पता है, दोनों वेक्टर पता है, तो इसका मतलब अब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना है हमें किसकी तरफ भाई साहब, वेलोसिटी की तरफ इन द वेक्टर फॉर्म। मैं ये नहीं कह रहा हूं ए का कंपोनेंट बी की तरफ, एक और थीटा खत्म सवाल, ये नहीं बोल रहा हूं। मतलब आप वो वेक्टर फॉर्म याद कीजिए, जब किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की तरफ हम लोग लिया करते थे तो आंसर आता था, सपोज वेक्टर ए का कंपोनेंट आप वेक्टर बी की तरफ लेना चाहते हो तो ए cos थीटा इंटू बी कैप, ठीक है, फिर ए cos थीटा को आप लिखते थे ए डॉट बी बाई बी, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, इसके एक बार जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सर्कुलर मोशन में और जो है बाकी आप जानते ही हो कि बस केवल 4 लाइन से सारे सर्कुलर मोशन के सवाल बन जाया करते थे। क्या बोले, सबसे पहले से सेंटर पता करो, उसके बाद बंदे की एफबीडी बना लो, एफबीडी बना के सारी फोर्सेस सेंटर की तरफ, सेंटर के परपेंडिकुलर तोड़ लो, और सेंटर की तरफ जो पार्टी सेंटर की तरफ जो फोर्सेस आए हैं उनको एमबी स्क्वायर बाई आर के बराबर कर दो। तो इस पे 2-4 सवाल आप जो है क्लास में तो बहुत सारे सवाल कराए गए होंगे आपको, 4-5 सवाल आप जो है रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि अगर कोई इस प्रकार का सवाल आ गया तो आप करके ले जाओ। उसके बाद फिर चलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से काफी सवाल पूछे गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, इनसे सवाल ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, जेईई मेंस में। बाकी जो 3 चैप्टर हैं जिनका नाम है वर्क ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, इनसे थोड़े से कंपैरेटिवली कम पूछे जाते हैं। ये 3 चैप्टर जो है वर्क ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ रोटेशन, इसमें जे एडवांस में ज्यादा पूछा जाता है। तो अभी आप इन 3 चैप्टर की ज्यादा प्रैक्टिस करें, किसकी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, इनकी ज्यादा करें एज कंपेयर टू आगे वाले चैप्टर्स। तो इन तीनों चैप्टर जो है, ये मैं आपको एक पुराने डाटा के आधार पे बोल रहा हूं, यहां से आने वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो अब बात आती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सबसे पहले तो 2 ब्लॉक खत्म करना भाई सब, 2 ब्लॉक वाले पार्टिकल्स, 2 ब्लॉक वाले सवाल हो गए। दूसरा, सर दीवार पे ब्लॉक है, मैंने फोर्स लगा दिया, इस टाइप के सवाल पूछा, बताओ कितना फोर्स लगाए कि नीचे ना गिरे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो गया। तीसरा, जेईई मेंस का मोस्ट फेवरेट, इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन, इस पे तो भाई साहब बहुत सारे सवाल पूछे गए, इस पे तो अलग अलग वैरायटीज के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या सर इंक्लाइन प्लेन है और यहां से पार्टिकल को छोड़ दिया, एक्सेलरेशन बता दो कितना होगा, पहला सवाल जी sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। दूसरा, बता दो नीचे कितनी देर में आगे गिरेगा, एस बार यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देगा, ठीक। तीसरा, नीचे इंक्लाइन प्लेन से ऊपर की तरफ एक ब्लॉक को फिसला के ऊपर की तरफ वेलोसिटी प्रदान कर दी, तो बता दो कहां जाके रुकेगा वो, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as वाला फॉर्मूला लगा देगा, तो सॉल्व करके तो यही पता चल जाएगा कहां जाके रुकेगा। तीसरा, वो कब जाके रेस्ट पर आ जाएगा, तो v बराबर यू प्लस एटी लगा देगा, तो इन दैट केस जो है आप वहां पर ये भी बता पाओगे कि ब्लॉक कब रेस्ट पर आ जाएगा। अगर ब्लॉक को किसी इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ आपने भेजा है तो इसका एक्सेलरेशन होगा जी sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा, और अगर ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन से नीचे फिसल के आ रहा होता तो जी sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो इस पर भी सवाल आप कर लीजिएगा, और कभी कभी दोनों एक साथ पूछ सकता है। क्या इंक्लाइन प्लेन है और इधर कहते हैं भैया 20 मीटर पर सेकंड से फेंक के मार दिया, तो बता दो कितनी देर में वो वापस आ जाएगा। तो इसके लिए आपको जाने वाला टाइम निकालना पड़ेगा पहले, और फिर आने वाला टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी जो है कैलकुलेट, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग तभी होगा अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है। तो अगर आप घर पे ही प्रैक्टिस करके जा रहे हो, घर पे ही आपने बढ़िया तरीके से 3-4 बार इस सवाल को प्रैक्टिस कर लिया है कि भाई साहब 20 मीटर पर सेकंड से किसी ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन में फेंक के मारा है, और उससे पूछा भैया टाइम ऑफ असेंट तो टाइम ऑफ डिस्टेंस का रेशियो बता दो, ये टोटल टाइम बता दो जाने और आने में कितना लगेगा। आपने 2-3 बार अगर आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे बढ़िया तरीके से, तो आपकी स्पीड बढ़िया मेंटेन हो जाएगी, और एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल आएगा तो आप फंसोगे नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से करके निकल जाओगे। तो फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और फिर आपका आता है न्यूटन ऑफ मोशन। न्यूटन ऑफ मोशन में ऐसा ज्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि न्यूटन ऑफ मोशन बेसिकली पूरी मैकेनिक्स का आधार होता है, वो हमको सिखाता है कि फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस कौन सा फोर्स कैसे लगेगा। लेकिन फिर भी आप इक्विलिब्रियम के सवाल जरूर करके जाइएगा कि भाई साहब इक्विलिब्रियम वाले सवाल कैसे करने होते हैं, कैसे फोर्सेस का कंपोनेंट लेना होता था, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स, इसकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करके जाइएगा। उसके बाद कुछ पुली वाले सवाल हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मासेस हैं, रस्सी से बांध दिया गया है, सिंपल, सबका एक्सेलरेशन सेम होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो तो बहुत नीट लेवल के सवाल होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी प्रैक्टिस एक बार कर
लीजिएगा। दूसरा, स्प्रिंग कटिंग वगैरह आप छोड़ सकते हो, स्प्रिंग कटिंग पे कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया जे मेंस में, और आई डोंट थिंक कि उससे पूछा भी जाएगा। और जो है आपका बाकी जो वर्चुअल वर्क मेथड से हम लोग जो कंसिडर मोशन पढ़ते थे उस पर भी जे मेंस ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, तो उस पर आप ज्यादा सवाल ज्यादा हाई फाई लेवल के सवालों की प्रैक्टिस ना करें। सिंपल फॉर्मूला बेस देख ले कैसे टी डॉट एक्सलेशन का सिग्मा बराबर 0 होता था। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन ले लिया भाई साहब कि बहुत सारी पुली लगा दी है, मास लटका दी है, वो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, लेकिन जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको स्किप कर सकते हो। बाकी जो है और जो है स्प्रिंग कटिंग वाला बात मैंने बोली थी, आप उसको हटा सकते हो। लेकिन स्प्रिंग कटिंग का मतलब, स्प्रिंग कटिंग में दो तरह के सवाल होते हैं बेटा, एक वो कि स्प्रिंग कट कर दिया और स्प्रिंग कट करने के बाद तुरंत एक्सलेशन पूछ दिया ब्लॉक का, वो तो आप हटा दो, वो तो जे मेंस के लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन स्प्रिंग कटिंग का मतलब एक दूसरा सवाल और आता है कि स्प्रिंग को कट करके अब तुझसे पूछ लिया, बता दे इस इंडिविजुअल स्प्रिंग का स्प्रिंग कोएफिशिएंट कितना होगा, वो जो प्रैक्टिस करके जाना। मतलब सर एक बड़ा सा स्प्रिंग है, उसके दो टुकड़े कर दिए, तो बताओ दो टुकड़े कर दिए तो अब इंडिविजुअल जो टुकड़े हैं उनका स्प्रिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, ये जरूर प्रैक्टिस करके जाना। क्योंकि उसमें क्या करना होता है, के इंटू एल का प्रोडक्ट को कांस्टेंट करना होता था कि भाई साहब जो कोई अगर जो जितने स्प्रिंग सेम मटेरियल से बने हुए हैं उनका के इंटू एल का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। फिर इन्हीं स्प्रिंग को कट करके जोड़ के फिर वो एसएचएम के सवाल बना लेगा आपसे कि भैया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड क्या होता था, एसएचएम में 2 पाई टी बराबर 2 पाई अंडर एम बाई के होता था। तो वो सारे सवाल आपके एनएलएम के वहां पे मर्ज करके पूछ सकता है कि भाई साहब एक स्प्रिंग है, उसके 3 टुकड़े कर दिए इक्वल टुकड़े और तीनों का पैरेलल में लगा दिया, अब मास लटका दिया, बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। तो ये जे मेंस के फेवरेट जो है सवाल हैं जिनसे अक्सर वो सवाल पूछता है, तो इनकी प्रैक्टिस एक बार अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। स्प्रिंग ब्लॉक में इक्विलिब्रियम पे भी एक बार देख लीजिएगा कैसे के एक्स जो mg sin थीटा mg को ब्लॉक कर रहा है, अगर इंक्लाइन पे रख दिया है तो के एक्स बराबर mg sin थीटा, और हो सकता है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आई होप आप जानते होंगे, चार्ज देके और वहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे और फिर थोड़ा सा जो है उसी सवालों को एनएलएम के सवालों को थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट ऐड कर दे। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली आप पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही है, इतना ही आप अच्छे तरीके से कर लीजिए तो जो है काफी हद तक आप जे मेंस का जो पेपर आने वाला है उनको आप जो है बढ़िया तरीके से फोड़ पाएंगे। और इसमें एक चीज हो रहा है कि बेटा जितने कैलकुलस बेस्ड सवाल हैं वो भी एक बार प्रैक्टिस करके जाए, उसको छोड़ के मत जाना। कैलकुलस बेस्ड सवाल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देके, कोई भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आपसे पूछ ली, हो सकता है फोर्स वर्सेस आपको टाइम का फंक्शन दे दे, फोर्स वर्सेस टाइम का फंक्शन देके आपसे पूछ ले भैया उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी बता दो कितनी होगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक, हो सकता है वेलोसिटी वर्सेस एक्स का फंक्शन दे दे और तुझसे कहते हैं एक्स बराबर उस x बराबर 10 पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता दो या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बता दो, तो इसमें वर्कनेरी थ्योरम लग जाएगी। जिन बच्चों ने इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस की होगी वो समझ गए होंगे मेरी बात। x अगर दे दिया तो सपोज v और x का फंक्शन दे दिया और x बराबर किसी पर्टिकुलर x पे उससे वो आपसे पूछ सकता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्स बताओ। तो जैसे v और x का फंक्शन दे दिया x की वैल्यू पुट करेगा तो फटाक से v पता चल गया, v पता चल गया तो काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, काइनेटिक एनर्जी पता चल गई तो भैया चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकाल कर वर्क डन बाय ऑल द फोर्स निकाल सकते हो। तो लेकिन ये सवाल आप एग्जामिनेशन बेटा तभी कर पाओगे जब आप पहले आप इनकी प्रैक्टिस करके जाओ। तो अभी इन सवालों की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। पीवाईक्यूज में ध्यान से सुना मेरी बात, लास्ट में अपनी बात को वाइंड अप कर रहा हूं। पीवाईक्यूज में वो सारे सवाल जो कि 2 से 3 लाइन के हैं और सिंपल एक फंक्शन के सवाल है, चाहे वो फंक्शन b वर्सेस x का दे रखा हो, चाहे वो फंक्शन f वर्सेस x का दे रखा हो, चाहे वो फंक्शन a वर्सेस x का दे रखा हो, ऐसे जितने भी सवाल आपको दिखे वो आप प्लीज करके जरूर जाइएगा, क्योंकि वो सवाल लंबे चौड़े नहीं होते, छोटे से सवाल होते हैं, बस चुपचाप थोड़ा सा इंटीग्रेट करना पड़ता है और एक छोटी सी गलती से बचना होता है। वो गलती कौन सी होती है? वो गलती होती है लास्ट वाली कि हम निकाल कुछ और देते हैं, वो पूछता कुछ और है। जैसे कि हमने फाइनल निकाल दी वेलोसिटी और उसने पूछा था कुछ और, ठीक है, हमने इनिशियल वेलोसिटी लिखना भूल गए, हम t इक्वल टू 0 का डाटा लिखना भूल गए। इस प्रकार की जो गलतियां होती हैं उसके लिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को एक बार घर में पहले सॉल्व करके जाना पड़ेगा। अगर आप घर में सॉल्व करके जाओगे तो एग्जामिनेशन में आपको पता होगा कि हाँ यह सवाल वाला गलती हमसे करवा सकता है। तो बस इतना ही करके जाइएगा, इससे ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा कर लो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। कम से कम इतना तो करके जाना जो मैंने आपको बोला। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और मजा आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि भाई साहब ये सीरीज आपके लिए कितनी इफेक्टिवली है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में किसी नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई सीरीज के साथ। टेक केयर।